गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आगे स्पीसीएस बाय एग्जामपुर की इस एप्लीकेशन वाली क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे। आज हम महाभोज पढ़ रहे हैं और महाभोज में हमने बहुत हद तक कवर कर ली है चीजें और नोट्स भी लगभग रेडी है। मेरी कुछ असमर्थताओं के चलते पिछले 4 दिन से कोई क्लास नहीं हुई थी, तो माफी चाहूंगी और आप सभी के सहयोग के लिए आगे अपेक्षा करूंगी कि आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे क्लासेस इरेगुलर ना हो उसकी पूरी कोशिश रहेगी। राइट, वेरी गुड आफ्टरनून मोहम्मद साहिल, राजा और मुस्कान जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून है। और अभी शुरू करेंगे। होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा चीजों को, है ना। आप सभी ने भी अपनी तरफ से पूरा पढ़ने का प्रयास किया होगा और मैंने भी आपको जितनी चीजें पढ़ाई हैं उनमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है कोई दिक्कत तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं उसके लिए कि हमें ये दिक्कत यहाँ पर ये परेशानी आ रही है। ठीक है, हम यहाँ पर 2-3 चीजें करेंगे। यानी कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि सामाजिक विकृति जिस तरीके से महाभोज में दिखाई गई है, कि जिस तरीके से जाति यानी कि कास्ट और गांव और शहर, ये जो खाइयां दिखाई गई हैं महाभोज के अंदर, गांव और शहर में आपको यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी ऐसे लोग हैं कि जो उस चीज को चाहते हुए देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके अंदर उसको करने की इच्छा शक्ति या फिर विल पावर का अभाव है। राइट, और वो करना ही नहीं चाहते हैं। एक रिसर्च स्कॉलर गांव में आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये चीजें अलाउ नहीं है, मतलब कोई मर रहा है उन्हें अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को किस तरीके से आपस में स्थापित करेंगे, कैसे इन चीजों का सामंजस्य बैठाएंगे, आप अपनी बुद्धिजीविता से इस चीज को सोच के मुझे बता सकते हैं कि क्या आप आपके जो भी वहां पर जिस तरीके की बयानबाजी, झूठी सच्ची चीजें, जिस तरीके से राजनीतिकरण और गांव वालों का शोषण जिस तरीके से चल रहा है, क्या वह एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान होनी चाहिए? क्या वह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होनी चाहिए? तो आप सभी कहेंगे नहीं होनी चाहिए। यह हम बात आजादी के बाद की कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से गोदान में आजादी के पूर्व चीजों को बताया गया था, यहाँ पर आजादी के बाद की चीजों को बताया जा रहा है। ठीक है, धीरज 2 मंथ बाद क्लास ले रहे हैं। मोहम्मद साहिल जी बहुत बढ़िया। और धीरज, जो भी हेल्प चाहिए बच्चे एक बार मेल करना और आपके आंसर्स जो भी बचे हैं मैं उनको चेक करके देती हूँ जल्द से जल्द। राइट, चलिए जी, यहाँ पर हम लोग आज महाभोज की इस क्लास को कई दिन के बाद करना शुरू किए हैं और आज दिनांक हो जाएगी आपकी 9 अगस्त। संडे को भी इस बार क्लास रख लेंगे हम लोग, 9 अगस्त 2022। ठीक है, इस बार हम संडे को भी क्लास रख लें क्योंकि ऑलरेडी चीजें गैप में आ गई हैं। 9 अगस्त 2022 और आज ये महाभोज यानी कि हिंदी साहित्य का महाभोज चल रहा है। हमने यहाँ पर बात करी थी किस तरीके की जो सामाजिक विकृति हमें देखने को मिलती है। सामाजिक विकृति, राइट। सामाजिक विकृति में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, जैसे जाति यानी कि कास्ट। ये क्या है? कास्ट में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आज भी अपनी बिरादरी, अपनी जाति को बहुत बड़ा आंक रहे हैं और वो कहते हैं कि उनके जो बुजुर्ग थे हमारे सामने, उनकी कमर झुक झुक के कमान बन चुकी थी। राइट, यहाँ पर ये चीजें हैं। दिव्या, पढ़ के कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। इट्स ओके नेहा, इट्स ओके जी। धीरज, मुझे करिए ना आप मैसेज, मैं मेल आपका जरूर देखूंगी, है ना। और अगर अभी तक नहीं देखा गया है तो उस चीज को मैं देखकर जरूर रिप्लाई कर दूंगी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दिव्या में जिसको जो चीज समझ नहीं आ रही फिलहाल उसकी कोई दिक्कत नहीं है। संडे को महाभोज होगा या गोदान के बचे हुए क्वेश्चन। हर्षित, हम महाभोज और गोदान दोनों के सवालों को करेंगे। ठीक है, सवाल करेंगे, लगभग 2 से 3 घंटे तैयार रह होके आना बढ़िया से कि कुछ सवालों को करेंगे। और अगर महाभोज हमारा बच गया, अभी तो क्या दिन है आज तो अभी मंगल ही है, तो अभी संडे में दिन है ना। पहले हम इसको एंजॉय करते हैं, बढ़िया से इसको देखेंगे। ठीक है, ओके धीरज, आई सी दैट, आई सी। ठीक है, मैं देख लूंगी धीरज। ऐसा नहीं है कि 3 महीने से आपका मेल का रिप्लाई नहीं आया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। समझ रहे हैं ना। फिलहाल हम महाभोज देख लें, उसके बाद आप मुझसे मेल कर दीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 3 महीने में आपका कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। ये चीज आप भी जानते हैं। अगर आपने मुझे वास्तव मेल किया है और 3 महीने से अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है तो ये हो ही नहीं सकता, पक्का ही नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए। सामाजिक विकृति में आपने जाति को देखा, आपने यहाँ पर गांव और शहर को देखा, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके की जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं
बुद्धिजीवी, है ना, बुद्धिजीवी लोगों की सामाजिक समस्याओं के प्रति, सामाजिक समस्याओं के प्रति विकृति या मानसिक के प्रति तटस्थता लिख लीजिए, है ना, तटस्थता यानी कि न्यूट्रल है, कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, समाज में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। ये चीजें कहां पर है ना, यहां पर ये चीजें कहां पर है, राइट। धीरज आज सुबह 10:10 पे अपना रिप्लाई देखें। आपने मुझे मेल किया कि मेरा कोर्स नहीं चल रहा है, उस पर 10:10 पर अपना रिप्लाई देखें और अभी तक उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया आपका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट कॉपी एंड पेस्ट ऑल द मैसेजेस। आई रिप्लाई यू कि प्लीज अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी भेज दीजिए। मुझे नहीं पता आप किस कोर्स में हैं, मुझे कैसे पता होगा, मेरे पास हर कोर्स के स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, तो मैंने सिंपल सा आपको एक मैसेज किया है। आप कहें तो मैं यहाँ आपको ओपन करके दिखा दूं मेल का रिप्लाई। सुबह 10:10 पे आई रिप्लाइड योर मेल कि प्लीज सेंड मी योर फोन नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है आपकी, ठीक है। ये आज ही का मैं बता रही हूँ, पिछले 3 महीनों का नहीं बता रही हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को प्रायोरिटी बेसिस पर, आप सभी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर, चाहे मेरे साथ कुछ हो रहा हो, चाहे मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, मैं आप लोगों के मेल को मिस नहीं होने देती हूँ। 90% तक कोशिश रहती है कि आपके तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई किए जा सके। हालांकि ये मेरी जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, फिर भी क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूं आप लोगों के लिए हूं, तो मैं इस चीज को प्रायोरिटी यानी कि प्रायिकता बेसिस पर रखकर ध्यान देती हूं कि आपके 90% मेल इंस्टेंट रिप्लाई किए जाएं। जो बचते हैं उनको भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको 1 से 2 दिन के अंदर कर दिया जाए, ठीक है। तो आप अपना रिप्लाई देखिए, उसमें कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। सुबह 10:10 पर आई रिप्लाइड योर मेल और 10:08 पर आपका आया था, 10:10 पर आपका रिप्लाई चला गया, ठीक है। तो ये वहां बताइए ना आप मुझे, धीरज। और प्लीज अभी डिस्टर्ब ना करें क्लास को, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लासेस आप लोगों की समस्या के सुलझाने के लिए नहीं होती हैं, तकनीकी समस्या के सुलझाने के लिए नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं के सुलझाव के लिए क्लासेस नहीं होती हैं। अगर क्लासेस में यही सब करते रहेंगे तो फिर कोर्स कब करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की किसी भी तकनीकी समस्या की सहायता के लिए मेल दिया गया है जो कहीं पर नहीं दिया जाता है, उस पर आपके अध्यापक गण बैठ करके आपको रिप्लाई करते हैं, जो कोई नहीं करता है। समझ आई बात। तो जो भी तकनीकी खामी है उसके लिए मैं माफी चाहती हूं, परंतु मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं वो खामी ना रहे। सो प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट द क्लास राइट नाउ, ओके धीरज, ठीक है। मैं आपकी समस्या को, आप मुझे नंबर और वो भेज दीजिए, आपकी समस्या को क्लास के बाद तुरंत ठीक करा दूंगी, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए बच्चे, यहां पर देख लेते हैं इस चीज को कि हमने यहां पर देखा कि किस तरीके की सामाजिक विकृति यहां पर इनके मनों में बसी हुई है। किसके मन में बसी हुई है, आपने देखा जोरावर क्या कहता है कि इनके बाप दादा हमारे सामने जो है कमर उठाकर भी खड़े नहीं हो सकते थे, और ये जोरावर के बल पर हमारे जो दास साहब है ना, वो इलेक्शन जीतते हैं। दास साहब इसी जोरावर के बल पर क्या जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। और ये दास साहब दलितों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हैं, दलितों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ में जोरावर खड़ा हुआ है। और जोरावर क्या कह रहा है, जोरावर कह रहा है यहाँ पर, जोरावर कह रहा है कि इन हरिजनों के बाप दादा, इन हरिजनों के बाप दादा, हरिजन नाम किसने दिया बताएंगे आप मुझे, के बाप दादा हमारे बाप दादाओं के सामने, हमारे
बाप दादाओं के सामने कमर भी सीधी करके नहीं खड़े होते थे, ठीक है, सिर झुकाकर रहते थे, सिर झुका के रहते थे, कमर झुके झुके, कमर झुके झुके कमान की तरह, कमान की तरह हो गई, हो जाती थी, हो जाती थी। और ये ससुरे क्या कर रहे हैं, आंख में आंख डालकर, ये ससुरे सीना तानकर आंख में, मतलब आज की जो पीढ़ी है ये ससुरे सीना तानकर आंख में आंख डालकर, आंख में आंख डालकर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है, हरिजन नाम किसने दिया था, हरिजन नाम किसने दिया था बताना जरा। कह रहे चुन्नी लाल कह रहे हैं। हाँ ये पूरा हो गया है विक्रम, उसी चीज को रिलेट करके बच्चे उसी चीज को शुरू करें। धीरज समझ आ रही है बच्चे बातें आपको? अनुज बताएं एक बार मुझे, चुन्नी लाल जी अंबेडकर जी ने दिया था हरिजन नाम, किसने दिया था, कौन बच्चा बताएगा? इतिहास तो पढ़े होंगे, किसको किसने क्या नाम दिया था, हरिजन, बताएं। हाँ जी बताएं। ये तो बहुत बेसिक है। ये तो बहुत बेसिक है बच्चे। लिखिए। चले बताएं। थोड़ा बहुत हो सकता है हर्ष, थोड़ा बहुत हो सकता है, सेंस वही होना चाहिए, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा चाहे छोटा लिखे कोटेशन को, ऐसे वो कॉपी किताब लेके नहीं बैठे जब आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि जब ये चीजें लिख रहे हैं तो उस समय पर आप लोग क्या करेंगे, उस समय पर इन चीजों को क्या कहते हैं, सेम लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ जी उस समय इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हरिजन भगवान के लोग, वो तो ठीक है, कहा किसने था, महात्मा गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, किसने कहा था, जल्दी बताएं। हरिजन नाम किसने दिया? मैंने कहा कि बुद्धिजीविता का एक यहां पर है आपके सामने, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि तो कौन हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर देखा था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहा इन्होंने, पत्रकारिता को। तो पत्रकारिता में तो भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब दलिद्री छाई हुई है। पत्रकारिता यहाँ पर आपको कैसी दिख रही है, पत्रकारिता महाभोज उपन्यास में आपको पत्रकारिता कैसी लगी, उपन्यास में पारदर्शी पत्रकारिता का अभाव है ना, यही दिखा आपको, का अभाव है ना। क्यों है? क्योंकि उन्हें कागज का कोटा दुगना कराना था, कागज का
कोटा दुगना कराने हेतु, नाम क्या है संपादक महोदय का, जल्दी बताएं फटाफट से। गांधी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गांधी जी ने कहा था। ठीक है मुस्कान, बहुत बड़े बच्चे, कोई नहीं। अनुज, बी.आर. अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलो अब मुझे बताएं, कागज का कोटा दुगना कराने के लिए संपादक महोदय का नाम बताएं क्या था। कागज का कोटा दुगना कराने के लिए निष्पक्षता किसको कहते हैं, जहां पर कोई किसी का पक्ष ना ले, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट और कैसी बात कहे, एकदम से पारदर्शी बात कहे, एकदम से ट्रांसपेरेंट बात कहे। परंतु यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। यहाँ पर तो महाराज ने कह दिया, दास साहब ने कह दिया, तो अब दास साहब की ही बातें देखी जाएंगी। दत्ता बाबू एकदम भावुक हो गए। ठीक है, तो कराने के लिए निष्पक्षता को वरीयता नहीं दी जा रही है। ठीक है, नहीं दी जा रही है। तो एक बुद्धि वर्ग, एक बुद्धिजीवी वर्ग जो दत्ता बाबू जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, दत्ता बाबू। मतलब दत्ता बाबू पूरी की पूरी प्रेस को इसमें दिखाया दत्ता बाबू ने, तो दत्ता बाबू तो निष्पक्ष है नहीं, तो इस चीज को तो आप भूल जाइए। दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति। अब बताइए, रिसर्च स्कॉलर, क्या नाम है रिसर्च स्कॉलर का, जो गांव में आते हैं अनुसंधान करने, महेश जी, है ना। कौन व्यक्ति है, महेश। तो ये महेश तो अलग अलग भावुक है ना। महेश कह रहे हैं, महेश है अनुसंधान करने कि भाई कैसी सामाजिक व्यवस्था होती है, उस चीज को गांव में आकर के देख रहे हैं। अनुसंधान करने हेतु गांव में आए हैं। ठीक है, अब ये जो महेश बाबू हैं, महेश बाबू यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन सब चीजों में आने से मना कर देते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि भाई मुझे इनमें नहीं फंसना। ठीक है, मुझे इनमें नहीं फंसना है। ठीक है, महेश के माध्यम से महाभोज उपन्यास में एक निर्जीव प्रकार की, किस प्रकार की, निर्जीव, यानी कि एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव आप समझते हैं, जिसमें जो सांस ले सके, जिसमें जीवन हो, है ना, उसको सजीव कहा जाता है। और निर्जीव जो बिना, जैसे पत्थर, है ना, तो वो निर्जीव है। तो एक निर्जीव प्रकार की तटस्थता इनके अंदर दिखाई गई है ना। उपन्यास में एक निर्जीव प्रकार की तटस्थता का प्रतिनिधि महेश बाबू बतेरे पढ़े लिखे, महेश बाबू को कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल महेश है उसका नाम। हाँ जी, तो महेश को यहाँ पर क्या है, महेश को निर्जीव किस्म की तटस्थता है। ठीक है, यहाँ पर इनका ऐसा मानना है महेश जी का कि चाहे जो हो जाए सोसाइटी में, मैं भले ही सामाजिक अनुसंधान कर रहा हूं, यहाँ पर लिख लेंगे ये किस तरीके का अनुसंधान कर रहे हैं, सोशल रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके का गांव होता है। तो भाई जब तुम सोशल रिसर्च करने आए हो, हैं, तो सोशल रिसर्च में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, दलितों की क्या समस्याएं हैं, गांव में किस तरीके की जो एक अछूतपन दिखाया जाता है कि ये अछूत है, इसको बाहर भगाओ, है, इसको गांव के एक कोने पर डाल दो, ये महिला है, इसको कम आको। ये सारी समस्याएं तो सामाजिक ही समस्याएं हैं। महिलाओं के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह हो गए, विधवा हो गई, उनकी दूसरी शादी नहीं हो रही है। अगर किसी महिला के बच्चे नहीं है तो उसको पूरी तरीके से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तमाम जो समस्याएं हैं ये कहां पर हैं, गांव में ही तो है। और गांव में इस समाज का ही अनुसंधान करने के लिए आप आए हैं। तो अगर आप इस अनुसंधान के दौरान अगर आप इन सब चीजों से अछूते रहते हो, इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, तो कैसे प्राणी हो भाई। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, महेश गांव के समाज पर अनुसंधान
कर रहा है, परंतु उस समाज में चाहे जो हो जाए महेश को कोई मतलब नहीं, परंतु उस समाज में होने वाली घटनाओं से महेश को कोई लेना देना नहीं है। मतलब सामाजिक रूप से आप अनुसंधान कर रहे हो, ठीक है। यहां पर क्या है कि महेश गांव के समाज पर अनुसंधान तो कर रहे हैं, परंतु उन्हें इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल न्यूट्रल है, हमें कोई कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें कोई कुछ नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की निर्जीव प्रकार की, एक प्रकार की क्या है, निर्जीव न्यूट्रलिटी को दिखा रहा है। दैट इज नॉट डन, राइट। तो ये चीज स्वीकार्य नहीं है। महेश जिस तरीके की निर्जीवता को दिखा रहे हैं वो चीज स्वीकार्य नहीं है, आप भी नहीं करेंगे उस चीज को स्वीकार्य। मतलब यहाँ पर आप देखिए, अर्पिता जी बताएं, आपका मैसेज नहीं देखा मैंने, अभी तो मैं लिख रही थी, ठीक है। चल खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि महेश गांव के समाज पर अनुसंधान कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे वो आए थे, है ना, वो बता रहे थे कि हमारा जो ISPCS बाय एग्जामपुर प्लेटफॉर्म है उस पर 5 लाख लोग आज जुड़ गए हैं, है ना, यानी कि जो सब्सक्राइबर हैं। तो उसके लिए हम आपको केक खिलाएंगे सबको, है ना, डिजिटल तरीके का। तो 250 पर हमने एक इवेंट रखा है, तो 250 पर इसलिए वो आए थे कि क्लास छोड़ देना। 250 पर हम वो इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें हम एक 5 लाख के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के ही कारण ये चीजें हो पाई हैं संभव, राइट। चलिए चलिए लिखें। लिखें कि समाज में चाहे किसी व्यक्ति मौत ही क्यों न हो जाए, चाहे किसी व्यक्ति की मौत ही क्यों ना हो जाए, महेश को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसे लेखिका मन्नू भंडारी
ने इसे लेखिका मन्नू भंडारी ने, हाँ जी लिखे आगे। बौद्धिक वर्ग की तटस्थता पर बीसू की मौत को लेकर प्रहार करते हुए कहा है, प्रहार करते कहा है। जैसे आप मुझे बताएंगे ये कथन किन का है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सोच के कि ये कथन किन का है। सभी छात्र बताएंगे, कोशिश करेंगे कि बताया जाए, ठीक। लिखिए इसमें, केवल नाराज ही नहीं, केवल नाराज ही नहीं, केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा, लड़ता था बाकायदा। किसका है ये कथन बताएं? हमसे की आप लोग एक मिनट, हमसे कि आप से पढ़े लिखे लोग तमाशबीन, तमाशबीन जो केवल तमाशा देखते हैं, तमाशबीन ही बनकर बैठे रहोगे, ही बनकर बैठे रहोगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहां दिन दहाड़े, लिखिए इसको, जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता है, वहां कोई कैसे अलग थलग बैठकर केवल कागज पोतता रह सकता है। बताएं भाई किसने कहा? बिल्कुल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पर ये किसके बारे में है? ये है किसके बारे में? कहा तो ये महेश ने, क्या कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसपी सक्सेना, सभी ने पढ़ लिया है नॉवेल? कोई ऐसा छात्र जिसने नहीं पढ़ा है? बहुत गलत है अगर नहीं पढ़ा होगा तो। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, बिल्कुल भी। जब तक आप उपन्यास नहीं पढ़ेंगे कुछ समझेंगे नहीं। उपन्यास पढ़ना आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और महेश बाबू को बुलाया गया, तो महेश बाबू ने कहा, उसने कहा ना वो सबके साथ लड़ता फिरता था क्या? तो कह रहे केवल नाराज ही नहीं रहता था, लड़ता था बाकायदा। हमसे कि आपसे पढ़े लिखे लोग, यानी कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर केवल तमाशबीन बनकर रहेंगे, अगर आप जैसे लोग केवल तमाशबीन बनकर रहेंगे, तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? यानी कि जो ये मजदूर, जो ये बेबस, लाचार, शोषित वर्ग है, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता है,
वहां कोई कैसे अलग थलग बैठकर रह सकता है, और न केवल बैठकर रह सकता है, केवल कागज ही पोंछ सकता है, केवल कागज ही कैसे पोंछ सकता है कोई भी व्यक्ति हो, वह इस तरीके की कृत्य कैसे कर सकता है। अब वो तो रिसर्च करने आया था ना, तो बाकी के लिए तो ये केवल एक कागज ही पोतना है, ये केवल एक क्या है, कागज ही पोतना है। ठीक है, ओके, डन, डन, लिख लिया। बीसू एंड महेश की बात है, बिल्कुल। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुज, बहुत अच्छे। बाकी नेहा बहुत अच्छे, एमएल पटेल बहुत अच्छे, बिंदा नहीं बचे, बिंदा तो वो है जो अभी जिंदा है, नहीं, बिंदा तो बाद में बेचारा जेल में चला गया, वही है ना बिंदा। बीसू की मौत के बाद एक उसका एक एकमात्र दोस्त जो उसी के पद चिन्हों पर चल करके इन गरीबों को, इन बेबसों को न्याय दिलाना चाहता है, वो है बिंदा। पढ़े है ना उपन्यास, नोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, आगे देखिए। अब ये क्या है, एक प्रकार की संवेदनहीनता को दिखा रहा है। ठीक है, महाभोज उपन्यास की शुरुआत में, महाभोज उपन्यास के शुरुआत में बौद्धिक वर्ग की एक अन्य बड़ी कमी को दर्शाया गया। दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत हरिजनों की जली हुई बस्ती, मतलब हरिजनों की जब बस्ती जलाई गई, आप इस चीज को अपने दिमाग में एक क्षण के लिए केवल सोचिए। हमें एक जो रोटी सेकते हैं ना, अगर आपने कभी सेकी है या कभी महसूस किया है उसको, जब फुल्का फूलता है ना गैस पर, तो अगर उसकी हल्की सी भाप हमें लग जाती है, उसमें, मैं सच में अपना अनुभव बताती हूँ, बहुत कम बार हुआ होगा, मैं नहीं बनाती हूँ खाना वगैरह जनरली, पर अगर सामान्यतः कभी बनाया और अगर वो लग गई, मतलब 1-2 घंटा तो मैं तो ऐसे ही रहती हूँ फिर, मतलब इतनी पीड़ा होती है, नहीं वो उससे अच्छा जल जाए वो ठीक है, वो इतनी, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि वो ज्यादा पीड़ादायक होती है, उस पर कभी कुछ लगाएंगे कभी कुछ, और बैठे रहेंगे, मन उसी में पड़ा रहेगा। आपने कभी, मुझे नहीं पता आपने कभी किसी जले हुए आदमी को देखा है कि नहीं, मैं 1-2 बार जलने वाला जो बर्निंग डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, उसमें गई, बहुत पीड़ा होती है, मक्खियां आती रहती हैं, इतनी उलझन सी होती है, देखकर भी, सोचो देखकर हमें मन खराब हो जाता है बहुत लोगों का। क्या होता होगा उनका जो इस घटना के बाद भी जीवित है, और जो जीवित नहीं है, जिनके घर वालों ने इस घटना को देखा है। एक होता है मृत्यु को प्राप्त करना, एक होता है दुखद मृत्यु को प्राप्त करना। ये दुखद मृत्यु को प्राप्त करने वाली घटना है। तो और इन लोगों की तो गलती ही क्या थी। अब इन हरिजनों की जली हुई बस्तियों के फोटो को अखबार में देखने के बाद, चाय से चुस्की लेने के बाद, क्या आप उन लोगों की संवेदना को समझ पा रहे हैं? क्या ही संवेदनाएं रही होंगी उनके अंदर। तो इसे आप एक संवेदनहीन समाज बताएंगे। और अखबार कौन व्यक्ति पढ़ रहे हैं? जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। जो निरक्षर है वो तो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़े लिखे साक्षर लोगों की सोच ऐसी है, कई बार आप देखेंगे कि कुछ पुलिस वाले जब केसेस फाइल करते हैं, किसी का बलात्कार हुआ, किसी की बच्ची या बच्चा कोई किडनैप हुआ,
अपहरण हुआ, तो उसको वो एज अ केस लेते हैं। गलती से कभी आप ऐसे पुलिस वाले से मिलना जिसके घर वाले के साथ ऐसा हुआ है, उस समय वो उस पीड़ा को बता पाएगा कि आज मैं उस चीज को रिलेट कर पा रहा हूं। ये सबके अंदर नहीं होता, ये सबके अंदर नहीं होता, परंतु ये किन्हीं किन्हीं के अंदर जरूर होता है। हरिजनों की जली हुई जो लाशें अखबार में देखने के अंतर्गत, देखने के बाद भी उन संवेदनहीन कमजोर पड़ चुकी, संवेदनहीन कमजोर पड़ चुकी आत्माओं को, आत्माओं का विवरण दिया गया है, जिनके लिए वो लाशें, वो जल चुकी लाशें, जल चुकी लाशें अब केवल राख है। यानी कि उनके लिए वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इन पढ़े लिखे शहरी बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस घटना के बाद कुछ इस प्रकार है। बताएं किस प्रकार है, यहां पर लिखेंगे। किसी ने सवेरे, लिखें लिखें आगे, यहां पर लिख लिया ये सब। बहुत बढ़िया एमएल पटेल जी। चले, लिख लिया। डन। लिखें। किसी ने सवेरे की खुमारी लेते हुए तो किसी ने अंगड़ाई लेते हुए। सुबह सुबह नींद से उठते हैं, ऐसा खुमारी में होते हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, ठीक है। किसी ने सवेरे की खुमारी लेते हुए तो किसी ने अंगड़ाई लेते हुए, किसी ने चाय की चुस्की के तो किसी ने चाय की
चुस्की लेते हुए इस खबर को पढ़ा, खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए होगा, है ना, खुमारी में ली जाती है ना अंगड़ाई। इस खबर को पढ़ा, ठीक है, देखते ही चेहरे पर विषाद की देखते ही चेहरे पर विषाद की काली छाया पुत गई। देखते ही चेहरे पर विषाद की काली छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद। चाय का घूंट भी सहानुभूति और दुख में लिपटकर निकला। ओह, हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब चलता रहेगा? कब तक यह सब चलता रहेगा? त और पन्ना पलट गया। और पन्ना थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगी की तरह अखबार भी रद्दी के ढेर में जा गिरा। ठीक है, लिख लिया? लिखो। ये क्या शो कर रहे हैं? ये क्या शो कर रहा है, आप देख लीजिए इस चीज को। लिखा? डन। नेक्स्ट लिखे। क्या महाभोज उपन्यास में
लेखिका ने केवल समस्या पक्ष को दिखाया है या इसके समाधान की तरफ भी बताएं। आप मुझे बताएं कि क्या केवल समस्या ही समस्या पर प्रहार किया है या केवल उसे दिखाया है, या कहीं किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा हो जैसे गोबर आधुनिक पुरुष की चेतना में लड़ जाता है, महाजनों से लड़ जाता है, सूदखोरों से लड़ जाता है, नकल करता है, मिमिक्री करता है। तो क्या वैसे ही हमें महाभोज में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी हैं जहां पर हम कह सके कि ये वास्तव में इस क्रांति को एक चेतना के रूप में लेकर के आई है? बताएं, क्या हमें ऐसा लगता है उपन्यास को देखने से कि वास्तव में ये चीजें आई हैं उपन्यास में? बताएं जी, कोई स्टूडेंट, एनीवन, टेल मी। हाँ जी, बहुत अच्छे। बिंदा सभा में और उस एसपी के सामने, और बिंदा ही दिखाता है क्रांति चेतना, और कोई नहीं दिखाता? बताएं। महाभोज उपन्यास में लेखिका मन्नू भंडारी न केवल तटस्थ पात्रों का निर्वाह करती हैं, अपितु बिंदा व बीसू के माध्यम से क्रांति चेतना, हमें क्या चाहिए? हमें क्रांति चाहिए, हमें क्रांति चाहिए। तो क्रांति चेतना का निर्वाह भी ये करती हैं, ठीक है? क्रांति चेतना का निर्वाह भी अभी तो बिंदु बेसु के माध्यम से क्रांति चेतना का निर्वाह भी करती हैं। ये वो चरित्र हैं जो सामाजिक समस्याओं
हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, आप जो ये कह रहे हैं कि लवप्रीत जी कि सुकुल बाबू और दास साहब, आपको भी पता है कि सुकुल बाबू और दास साहब सच्चे व्यक्ति नहीं थे, है ना। वो सिर्फ अपने किसके लिए आ रहे थे, अपने फायदे के लिए आ रहे थे। और यहाँ पर जो बच्चे, नेहा आप कह रही हो कि बीसू को मरवा दिया, तो पर हम ये कहेंगे ना कि बीसू क्रांति का वाहक था, है ना। क्या था, बीसू क्रांति का वाहक था, ये तो कहेंगे हम उसको। ठीक है, अब आ रही है वॉइस वगैरह, आ रही है वॉइस वगैरह, बताएं एक बार, वॉइस वगैरह आ रही है आपको, आप लोग को। हाँ जी, मैंने कहा कि क्रांति चेतना के वाहक के रूप में हमें दो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो कौन है, बीसू और बिंदा। बीसू और बिंदा, बच्चे आवाज बताएं अभी आ रही है क्या, बताएं। मैंने कहा महाभोज उपन्यास में लेखिका मन्नू भंडारी न केवल तटस्थ पात्रों का निर्वाह करती है, बल्कि वह अपने साथ ही किन पात्रों को भी लेकर चलती है, वो अपने साथ इन पात्रों के अंतर्गत दूसरे ऐसे पात्रों को भी लेकर चलती है जो क्रांति की चेतना के वाहक है। ठीक है, जो क्रांति की चेतना के वाहक है। बिल्कुल, वो अपने वोटों के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल सही अनुज, वो उनके अंदर खोखलापन है, वो क्रांति चेतना के वाहक नहीं है। क्रांति चेतना का वाहक एक तो वह व्यक्ति है जो मर गया, और एक वह व्यक्ति है जो अभी जीवित है और जिसको जेल भी हो गई। आप कह सकते हैं उसकी, बताना जरा मुझे, बिंदा की पत्नी का क्या नाम है, बताइए फटाफट से एक बार, बिंदा की पत्नी का क्या नाम है, वो भी आप क्रांति चेतना के वाहक कहेंगे उसे, बताएं, बताएं मुझे। ये वो चरित्र है जो सामाजिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, जो क्या चाहते हैं, जो सामाजिक, हाँ रुकमा, तो आप रुकमा को सामाजिक चेतना का प्रभाव वो कहेंगी, बताएं, रुकमा को सामाजिक इसका वो कहेंगे आप, बताएं फटाफट से। जी, रुकमा को कहेंगे कि बहुत सामाजिक इसका वो थी, बताएं फटाफट से मुझे। नहीं कहेंगे, कहेंगे, बता दीजिए। हाँ जी बताएं, रुकमा सामाजिक चेतना का प्रवाह कर रही थी, नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर अच्छा चलो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, कल हम वापस से आएंगे। अभी आ जाइए आप लोग सभी यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।